हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिजी फ्रॉम डीके एजुकेशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को कवर करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे जो नए राजा हैं उनने अपने राज्य कैसे बनाए और वो कहाँ तक थे, यहाँ तक कि उनने कितना एक्सपेंड करा अपना एरिया, ये सब देखेंगे। और जो न्यू डायनेस्टीज उन्हें इमर्ज करी थी 7th सेंचुरी के बाद, वो हम देखेंगे। जैसे कि मैप में शो हो रहा है हमें यहाँ पर चमनाहास जो थे, आगे जाके इन्हें चौहान के नाम से जाना जाता है इस किंगडम के। और गुजारा प्रतिहारा, यहाँ पर 3 पावरफुल डायनेस्टी है, एक है पालास और एक है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अगर साउथ में देखें तो हमें चोलास, चेरास, पांड्यास, ये 3 डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो न्यू किंग्स थे उन्हें अपनी न्यू किंगडम्स बनाई थी और उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो कुछ ऐसा था कि जो नए किंग्स थे उनको अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए रखे थे, अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि महाराज अधिराजा मतलब ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। ठीक है, तो ये हाई टाइटल साउंड वाले जो नाम थे उन्हें उससे बुलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर समंतास भी थे जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि बड़े जमींदार थे अलग अलग रीजन के अंदर। ठीक है, ये किंग्स को गिफ्ट वगैरह ऑफर करते थे और उसके बदले में चाहते थे कि किंग इन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, उस टाइम पे समंतास की काफी ज्यादा पावर थी। ठीक है, और इन्हें एज अ महासमंतास के नाम से भी बुलाया जाता था। समंतास के पास पावर तो थी, साथ में प्लीजेंट यानी किसान जो होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ब्राह्मण्स के पास भी पावर दे रखी थी, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज ऑब्टेन करते थे यानी कि प्रोड्यूसर जो थे, प्लीजेंट, कैटल क्लिपर्स, आर्टिशंस, ये सारे क्या करते थे, रिसोर्सेज को बनाते थे। बट यहाँ पर एक चीज थी, रेंट, यानी कि जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, उनका काम होता था रेवेन्यू यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना सभी लोगों से। ठीक है, अब यहाँ पर रिसोर्सेज तो हर काम में यूज करे जाते थे। ठीक है, तो किंग भी रिसोर्सेज को यूज करता था, टेम्पल्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, किले बनाता था। ठीक है, लड़ाई के अंदर भी रिसोर्सेज यूज करे जाते थे और काफी सारे काम, जैसे कि ट्रेड से रूट करते थे जब। ठीक है, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने का फंक्शन ये था, या सिस्टम हम कह सकते हैं कि फैमिली टू फैमिली चलता था ये। जैसे कि अगर उसके फादर साहूकार थे, फिर उसके बाद वो भी साहूकार ही बनेगा, यानी कि वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ऐसी आर्मी में होता था कि उसके आर्मी में फिर उसके आने वाली पीढ़ी भी वही काम करेगी। ठीक है, ये क्लोज रिलेटिव होता था किंग के उस टाइम पे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रशस्ति। अब प्रशस्ति वो होता था, एक तरीके से कॉपर की प्लेट कह सकते हैं हम। कॉपर की प्लेट्स होती थी जिसके अंदर किंग के बारे में काफी सारी डिटेल लिखी रहती थी कि कौन से रूलर ने कब तक रूल करा है, या कौन सी लड़ाई में वो हारे हैं या जीते हैं, ये सारे ब्राह्मण कंपोज करते थे उन्हें। ठीक है, और इससे मदद मिलती थी कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में, कि जब नया किंग आएगा तो वो पुराने किंग के बारे में जान पाएगा कि उसने कैसे रूल करा है। ठीक है, तो ये प्रशस्ति हमें काफी ज्यादा एविडेंस में मिली है, जिसके एग्जाम्पल एक ये है कि 12th सेंचुरी के अंदर एक संस्कृत की पोयम हमें मिली गई थी और उसमें लिखा गया था, वो जो किंग थे वो कश्मीर के किंग थे, और ये प्रशस्ति लिखी गई थी कल्हाना, ऑथर का नाम है कल्हाना। उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ये प्रशस्ति उनकी तैयार करी गई थी। और जैसे कि हमने नोटिस करा है कि जो किंग्स होते थे पहले के टाइम पे, उनका कुछ अपना स्पेसिफाई रीजन होता था जहां पर वो अपना कंट्रोल करते थे, अपना एरिया होता था। और सभी जो राजा होते थे वो चाहते थे कि उनका ये जो कंट्रोल है एरिया पे ये बढ़ सके, तभी वो दूसरों की डायनेस्टी पे अटैक करते थे और उसका एरिया भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते थे। अब जैसे कि एक सिटी थी कनौज, जो गंगा वैली के पास में थी, यानी कि पानी के यहाँ जो डायनेस्टी होती थी उसे रिसोर्सेज में काफी ज्यादा फायदा मिलता था। वहां के जो रूलर्स थे वो थे गुजरारा प्रतिहारा। ठीक है, उनका कंट्रोल था वहां पर। अब यहाँ पर 2 और डायनेस्टी थी जो चाहती थी कि उनका कंट्रोल वहां पर हो सके, तो वो लड़ाई करती है। राष्ट्रकूटा पाला डायनेस्टी के बीच में लड़ाई होती है। इन तीनों डायनेस्टी के बीच में लड़ाई होती है कि किसकी कंट्रोल वहां पर हो पाएगा। इसी को हम त्रिपाठी स्ट्रगल कहते हैं, इन 3 पार्टी के स्ट्रगल को। ठीक है, अब जो किंग्स होते थे वो चाहते थे कि उन्हें ज्यादा पावर और रिसोर्सेज मिल सके, ताकि वो बिल्डिंग और बड़े बड़े टेम्पल्स बना सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो दूसरों के किंगडम पे अटैक कर सके। ठीक है, उनका मेन टारगेट टेम्पल बनाना इसलिए होता था क्योंकि वो अपने नाम से उस टेम्पल को रखेंगे, उसका नाम। ठीक है, ये चैप्टर 5 में हम अच्छे से पढ़ेंगे टेम्पल्स का। अब जो अफगानिस्तान के किंग थे जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद,
इनने सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो थे ये इनके कंट्रोल के अंदर आते थे, इनके अंडर आते थे। ठीक है, इनका मेनली टारगेट होता था वेल्दी टेम्पल्स को। ठीक है, टेम्पल्स पे मेनली टारगेट होता था, जैसे कि गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल इनके अंडर होता था। सुल्तान मोहम्मद क्या करते थे, कॉन्कर करते थे दूसरों के किंगडम को और अपना एरिया एक्सपेंड करते थे। अल ब्रूनी ने भी इनके बारे में लिखा है किताब उल हिंद। इसके अंदर ये एक तरीके से सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए कि वो किंग्स के बारे में जान सके, जो संस्कृत स्कॉलर ने प्रिपेयर करी है। अब जो किंग्स थे चमनास, जो चमनास होते थे उन्हें चौहान्स करके भी जाना जाता है, जिनका कंट्रोल था दिल्ली में भी, अजमेर में भी। ठीक है, इन्हें अपना एरिया जो कंट्रोल था उसे एक्सपेंड ज्यादा बढ़ाया था, वेस्ट में भी और ईस्ट की साइड में भी। तो इनके खिलाफ जो थे वो थे चालुकास, जो गुजरात में रहते थे, और घेड़वाल्स जो उत्तर प्रदेश में थे, वो इनके अपोज थे। तो चौहान के जो रूलर थे, बेस्ट नोन रूलर जो है पृथ्वीराज थर्ड, इनने अफगान के रूलर को हराया था, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 के अंदर हराया था। बट अगले साल ही पृथ्वीराज नहीं रहे थे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो साउथ के टेम्पल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे, चोला डायनेस्टी के अंदर जो आते थे। ठीक है।